हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसजीपीटी संबंधित है। एसजीपीटी किससे संबंधित है? पैंक्रियाज से या लीवर से या हृदय से या इन सभी से? तो एसजीपीटी किससे संबंधित है? एसजीपीटी जो है पैंक्रियाज से संबंधित है या लीवर से या हृदय से या इन सभी से? तो एसजीपीटी हमारे लीवर से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, यानी लीवर जो है ये एसजीपीटी से संबंधित है। एसजीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? सीरम ग्लूटामिक पिरूविक ट्राई ट्रांसमाइनेज। ये जो एसजीपीटी होता है ये क्या है? ये एक प्रकार का जो है एंजाइम होता है जो हृदय की कोशिकाओं तथा लीवर में पाया जाता है। एसजीपीटी क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है? हृदय की कोशिकाओं में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। और एसजीपीटी का रक्त में स्रावण तभी होता है, इसका स्राव रक्त में तभी होता है जब हृदय या लीवर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये क्या है? एसजीपीटी एक प्रकार का एंजाइम है। इसका स्राव रक्त में तभी होगा जब हृदय या लीवर क्या होगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और हम लीवर और हृदय से संबंधित रोगों की पहचान के लिए ही क्या करते हैं? एसजीपीटी के स्तर को मापते हैं। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। इसके द्वारा इसको हम माप करके इसका पता लगाते हैं और उसी अनुसार हम क्या बीमारी की पकड़ करते हैं, लीवर और हृदय से संबंधित रोगों की बीमारी के लिए। तो एसजीपीटी क्या है? लीवर से संबंधित है। एसजीपीटी एक प्रकार का एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है? किसके द्वारा? किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है? संरचनात्मक डिजाइन कहलाता है या सूक्ष्म डिजाइन या रचनात्मक डिजाइन या ज्यामितीय डिजाइन? जब हम पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार के मैप के बारे में तो हमने बताया था कि ये किससे संबंधित है, कौन सी डिजाइन से संबंधित होता है? किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्यामितीय डिजाइन। हमने जब डिजाइन पढ़ाया था तो उसमें भी आपको बताया था कि ज्यामितीय डिजाइन क्या होता है। ये मात्र रेखाओं के द्वारा बनाया जाने वाला डिजाइन होता है। इसका यूज कब किया जाता है? जब घर वगैरह का नक्शा बनाया जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं? ज्यामितीय डिजाइन का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्यामितीय डिजाइन, यानी लास्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे से कीड़े बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम सही है? ये क्रम लिखा हुआ है, यहाँ क्रम होगा। क्या पूछ रहा है? अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम सही है? अंडा, प्यूपा, लार्वा या कीड़ा? या सेकंड वाला क्या है? प्यूपा, लार्वा, अंडा या कीड़ा? फिर थर्ड है प्यूपा, अंडा, लार्वा, कीड़ा। फोर्थ है अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। ये अंडा से कीड़ा बनने तक की जो अवस्था है वो किस क्रम में रहेगा? कौन सा क्रम सही है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर लास्ट वाला यानी फोर्थ होगा। पहले वो अंडा होता है, अंडे के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद वह कीड़ा बनता है। तो इसका कौन सा क्रम सही है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये जो है ये क्या पूछा है? अंडे से कीड़ा बनने तक की प्रक्रिया। तो ये किस में होता है? जब हम रेशम का जो तंतु होता है, रेशम जो प्राप्त करते हैं, उसमें क्या होता है? हम रेशम के कीड़े से हम रेशम को प्राप्त करते हैं ना। रेशम का कीड़ा क्या होता है? पाला जाता है, फिर उसके माध्यम से हम रेशम को प्राप्त करते हैं। तो उसी क्रम को इसमें पूछा है कि मतलब किस क्रम से कीड़ा बनने तक की अवस्था का क्रम क्या है। और एक बात और है कि रेशम का कीड़ा जो होता है उसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? बाम्बेक्स मोरी। बाम्बेक्स मोरी नामक कीड़े से हम रेशम के तंतु को प्राप्त करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होता है? क्या? ओस्टियोपोरोसिस
विटामिन ए की कमी से होता है, या विटामिन बी, या विटामिन डी, या विटामिन के। तो ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी जो होता है ये क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है और ये हमारे अस्थियों यानी हमारे हड्डियों को मजबूत बनाए रखने का कार्य करता है। और अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनको रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स हो जाता है। ओके, बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और ओस्टियोपोरोसिस जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि बड़े लोगों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल नहीं है? मतलब किसका मेल जो है इसमें सही नहीं है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल नहीं है? फेफड़े और निमोनिया, या आँख कीरेटोमिलेसिया से, यकृत पीलिया से, और हृदय मधुमेह से। तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, राइट आंसर क्या होगा? किसका सुमेल नहीं है? तो पहला क्या है? फेफड़ा और निमोनिया। तो फेफड़ा जो है वो निमोनिया में क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। और कीरेटोमिलेसिया में क्या होता है? हमारी आँख प्रभावित होती है, आँखों से संबंधित बीमारी है। और पीलिया में क्या होता है? पीलिया में हमारा यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है, ये यकृत से संबंधित बीमारी है। लास्ट क्या दिया? हृदय मधुमेह। तो हृदय रोग जो है, मधुमेह जो है वह हृदय से संबंधित नहीं होता है। मधुमेह किससे संबंधित है? मधुमेह जो है चयापचय से संबंधित रोग है, ना कि हृदय से संबंधित। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला यानी लास्ट। मधुमेह किससे संबंधित है? चयापचय से संबंधित रोग है। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा, क्योंकि निमोनिया में क्या? फेफड़ा प्रभावित होता है, कीरेटोमिलेसिया में आंखें प्रभावित होती हैं, और पीलिया में यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? क्या पूछा है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में तंतु पैदा करता है? ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा? उसके विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ा ना। क्या होता है? अंडा होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, कीड़ा तब जाके बनता है। तो वही इसमें पूछ रहा है कि रेशम का कीड़ा किस चक्र में, जीवन के किस चक्र में उससे तंतु यानी रेशा प्राप्त किया जाता है? जब वह अंडा होता है तब तंतु को प्राप्त किया जाता है, या डिंबक होता है तब, या प्यूपा से, या पूर्ण कीट के रूप से के द्वारा हम तंतु को प्राप्त करते हैं? यही पूछने का मतलब ये है कि मतलब जीवन चक्र की किस अवस्था में यानी किस चरण में हम तंतु को प्राप्त करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका सी होगा, यानी जब वह प्यूपा की अवस्था में होता है तभी हम रेशम के तंतु को प्राप्त करते हैं। रेशम का कीड़ा क्या है? बाम्बैक्स मोरी है, और जब वह प्यूपा की अवस्था में होता है तभी हम रेशम के तंतु को प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, या अंडवाहिनी में, या अंड ग्रंथि में, या योनि मार्ग में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गर्भाशय तो नहीं होगा। गर्भाशय यानी यूट्रस, यूट्रस में बच्चे का विकास होता है, बच्चा उसमें पलता है। और सेकंड क्या है? अंडवाहिनी में। तो निषेचन की क्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। ये कितने होते हैं? ये एक जोड़ी में होते हैं। और इसकी रचना कैसी होती है? ऊपरी भाग जो इसका होता है झालरदार कीपनुमा होता है। ओके, तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? अंडवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। जनसंचार कहलाएगा,
या समझदारी कहलाएगा, या साझेदारी कहलाएगा, या संचार कहलाएगा। क्या पूछ रहा है? दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है, या समझदारी, या साझेदारी, या संचार। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से। राइट आंसर हमारा लास्ट वाला होगा, यानी फोर्थ जो संचार है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो राइट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या? लंबी पट्टी, या तिकोनी पट्टी, या औरेब पट्टी, या चौकोर पट्टी। इन चारों में से किन पट्टियों का प्रयोग हम परिधान के कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? औरेब पट्टी। राइट आंसर क्या है? थर्ड वाला, यानी औरेब पट्टी जो है उसका प्रयोग हम परिधान के कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए करते हैं। और औरेब पट्टी का प्रयोग ब्लाउज बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? ब्लाउज बनाने में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? क्या पूछ रहा है? मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, या अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, या अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, या अपने परिवर्धन के 7वें सप्ताह में? तो कब स्पंदन करने लगता है भ्रूण का हृदय? तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ सप्ताह में। चतुर्थ सप्ताह में क्या होता है? मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। भ्रूणावस्था की जो अवधि है वह 2 सप्ताह से 2 माह की होती है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण की आकृति कैसी हो जाती है? मानव के शक्ल के समान, यानी मानव के समान हो जाती है, और शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या होने लगता है? जब मुख्य अंग का निर्माण हो ही जाएगा तो यानी हृदय का भी निर्माण हो जाएगा, और वह स्पंदन करने लगता है। कब? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड वाला, चतुर्थ सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? क्या पूछा है? उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? नियंत्रण का, या नियोजन का, या नीति निर्माण का, या मूल्यांकन का? तो आप लोग बताइए। होम मैनेजमेंट में हमने बताया भी था आप लोगों को कि उद्देश्यों का विकास करना किसके चरण के अंतर्गत आता है? ये नियोजन के। जब हम योजना बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? एक उद्देश्य को लेकर ना, एक गोल को लेकर योजना बनाते हैं। तो वही पूछा है कि मतलब किस चरण में हम उद्देश्यों का विकास करते हैं। तो जब हम नियोजन करते हैं तब हम क्या करते हैं? उद्देश्य का विकास करते हैं। ओके। तो राइट आंसर क्या होगा? नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यता कौन सा साधन है? योग्यता जो है ये कौन सा साधन है? मानवीय साधन है, या अमानवीय साधन है, या भौतिक साधन है, या सामाजिक साधन है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा आप लोग बताइए। जब भी आप लोग वीडियो को देखा करिए तभी आप लोग क्या करिए, वो इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर दिया करिए, या कितने क्वेश्चन आपके राइट गए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि योग्यता कौन सा साधन है? मानवीय है, अमानवीय है, भौतिक है, या सामाजिक है? तो योग्यता कैसा साधन है? ये मानवीय साधन होता है। योग्यता हुआ, रुचि हुआ, कौशल हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी कैसे साधन के अंतर्गत आती हैं? मानवीय साधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्तविधि कौन सी है? क्या पूछा? सबसे प्राचीन हस्तविधि कौन सी है? रोलर छपाई, या स्क्रीन छपाई, या ठप्पा, या स्टेंसिल? तो जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो राइट आंसर थर्ड वाला, यानी ठप्पा है। ठप्पे के द्वारा क्या है? प्राचीन समय से ही
हाथों के द्वारा, ठप्पे के द्वारा क्या किया जाता था, छपाई की जाती थी। ठप्पा लेते थे, उस पर डिजाइन बना होता था, उसको छाप दिया जाता है। तो प्राचीन, इसमें पूछा प्राचीन हस्तविधि ना, तो इसमें ठप्पा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैगनबर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कौन सी मशीन? जैगनबर्ग मशीन का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? छपाई के लिए, या रंगाई के लिए, या बुनाई के लिए, या परिसज्जा के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, यानी रंगाई के लिए। रंगाई के लिए हम जैगनबर्ग नामक मशीन का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, रंगाई का कार्य किया जाता है। किस पे रंगाई किया जाता है? वस्त्रों पर रंगाई का कार्य किया जाता है जैगनबर्ग मशीन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर और पालक किस प्रतिऑक्सी कारक यानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं? गाजर और पालक किस एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं? सेलेनियम से, या विटामिन डी से, या बीटा कैरोटीन से, या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या पूछा है, किस प्रतिऑक्सी कारक से भरपूर होते हैं? क्या गाजर और पालक किस प्रतिऑक्सी कारक यानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा, बीटा कैरोटीन से। गाजर और पालक जो होते हैं वो बीटा कैरोटीन नामक प्रतिऑक्सी कारक से भरपूर होते हैं, यानी बीटा कैरोटीन गाजर और पालक में प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला, यानी बीटा कैरोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? क्या पूछा है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। पूर्व शालेय अवस्था, या समूह पूर्व अवस्था, या जिज्ञासा वृत्ति अवस्था जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है ना, या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, पूर्व शालेय अवस्था की भी विशेषता पाई जाती है, समूह पूर्व की अवस्था भी पाई जाती है, और जिज्ञासा प्रवृत्ति की भी अवस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा बहुत जिज्ञासी प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि उसको शुरुआत में क्या कुछ पता नहीं होता, तो हर चीज़ों की जानने की उसके अंदर जिज्ञासा होती है, हर चीज़ के बारे में वह जानने की जिज्ञासा रखती है, इसीलिए इसको जिज्ञासा प्रवृत्ति या जिज्ञासा वृत्ति की अवस्था कहा गया है। तो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था क्या है, पूर्व शालेय अवस्था और समूह पूर्व अवस्था, जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था, ये सभी क्या है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल करने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स है, रंगने की प्रतिरोधी विधि है। क्या इसमें फिल करना है कि रंगने की प्रतिरोधी विधि कौन सी है? ठप्पा पाई है, या बॉटिक है, या बंटोज है, या स्टेंसिल है? तो राइट आंसर क्या होगा, बॉटिक जो है वो रंगने की प्रतिरोधी विधि है। बॉटिक क्या है, रंगने की प्रतिरोधी विधि है। ये रंगने की क्या है, एक विधि है, और प्रतिरोधी विधि के अंतर्गत यह आता है क्या, बॉटिक। तो बॉटिक रंगने की प्रतिरोधी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्त्र तंतु की कटाई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तब उसे कहते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि जब वस्त्र तंतु, यहाँ कटाई लिखा है, ये कताई होगा। क्या होगा, कटाई को मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ कताई होगा, ना कि कटाई होगा। ओके, पूछ रहा है जब वस्त्र तंतु की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तब उसे कहते हैं। मतलब जब तंतु की कताई होती है तो कताई से पूर्व ही जब तंतु को रंगा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टॉप डाई कहते हैं, या स्टॉक डाई कहते हैं, या सूत डाई कहते हैं, या पीस डाई। मतलब कताई से पूर्व की अवस्था में जब तंतु को क्या किया जाता है, रंगा जाता है, कलर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्टॉक डाई कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन अगर पूछता है
कि कताई से पूर्व की अवस्था में तंतुओं को रंगा जाने को क्या कहा जाता है, तो उसे स्टार्ट डाई कहा जाता है। ओके, कुछ तंतुएं ऐसे होते हैं जिनको हम कताई से पूर्व भी रंगते हैं और कुछ ऐसे तंतु होते हैं जिन्हें कताई के बाद भी रंगा जाता है। तो कताई से पूर्व रंगने की अवस्था को क्या कहते हैं, स्टार्ट डाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है। इस पे आप लोग ध्यान दिया करिए, गलत और सही में लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस गलत उसी में गलती हो जाती है। तो क्या गलत है पूछ रहा है या सही, इस पे ध्यान दिया करिए। तो इसमें पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नीला प्राथमिक रंग है, हरा प्राथमिक रंग है, पीला प्राथमिक रंग है या लाल प्राथमिक रंग है। तो पूछा क्या है, इसमें से गलत कौन सा है। तो नीला जो है ये भी प्राथमिक रंग है, और पीला ये भी प्राथमिक रंग है, और लाल जो है ये भी प्राथमिक रंग है। तो हरा जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है, यानी ये गलत दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हरा प्राथमिक रंग नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न भुखमरी क्या है। प्रच्छन्न भुखमरी क्या है। आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, आहार में फलों की कमी, आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी या आहार में प्रोटीन्स की कमी। तो प्रच्छन्न भुखमरी किसे कहते हैं, राइट आंसर क्या होगा, आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। प्रच्छन्न भुखमरी क्या है, आहार में जब सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे प्रच्छन्न भुखमरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया क्या है। मानसिक विकार है या दृष्टिहीनता है या पठन विकार है या श्रवण विकार है। तो डिस्लेक्सिया क्या है, डिस्लेक्सिया जो है पठन विकार है, यह पठन से संबंधित विकार यानी अक्षमता होती है, यानी जो पढ़ने में अक्षम हो वो डिस्लेक्सिया के अंतर्गत आता है। तो पठन विकार जो होगा वो डिस्लेक्सिया है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है। तो राइट आंसर थर्ड वाला होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। क्या पूछा है, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। डिंबावस्था है या गर्भस्थ शिशु की अवस्था या भ्रूणावस्था या बीजा अवस्था। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से, सी वाला भ्रूणावस्था जो है गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। जैसे गर्भावस्था क्या होता है, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था होती है, और इसमें इस अवस्था गर्भावस्था को 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी, बीजावस्था जो पहली अवस्था है, दूसरा क्या है भ्रूणावस्था, और तीसरा गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। तो उसमें पूछा क्या है, द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था कौन सी होगी, भ्रूणावस्था। तो राइट आंसर कौन सा होगा, भ्रूणावस्था। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है। तो क्या पूछा है, एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो भोजन पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है, या भोजन पर कुल व्यय बढ़ जाता है, या भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है, यानी भोजन पर व्यय का प्रतिशत घटता जाता है, या भोजन पर व्यय सामान्य रहता है। पूछ क्या रहा है कि एंजिल के अनुसार, हमने क्या बताया था, बजट में बताया था ना, एंजिल का जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने नियम में कौन कौन से मदों को शामिल किया है ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो आप लोग इसको बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा और तैयार करिएगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है तो क्या होता है, भोजन पर व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है, या भोजन पर कुल व्यय बढ़ जाता है, या भोजन की प्रतिशत मात्रा घट जाती है व्यय की, या भोजन पर व्यय सामान्य रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। इनके अनुसार, एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है
वैसे वैसे भोजन पर व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। भोजन पर क्या होता है, जो हम व्यय करते हैं भोजन पर व्यय का जो की मात्रा होती है वह घटती जाती है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन या विलासिता की मदों पर होने वाला व्यय का प्रतिशत क्या होता है, बढ़ जाता है। किस पे बढ़ जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं विलासिता पर आय बढ़ने के साथ साथ व्यय भी इन सभी चीज़ों पर बढ़ जाता है। और किस पे घट जाता है, भोजन पर घट जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। ओके, इन चीज़ों को आप बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा कि किस पे आय का प्रतिशत बढ़ जाता है और किस पे घट जाता है व्यय का प्रतिशत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं। कितने माह में, 6 से 7 माह की। कृंतक कहते हैं या केंद्रीय कृंतक या प्रीमोलर या मोलर। प्रीमोलर किसे कहते हैं, अग्रचवर्णक को। अग्रचवर्णक को हम प्रीमोलर कहते हैं और मोलर किसे कहते हैं, चवर्णक को कहते हैं। तो 6 से 7 माह में निकलने वाले दांत को क्या कहते हैं, हम कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। और ये 6 से 7 माह की आयु तक निकल जाते हैं। कृंतक को हम छेदक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृंतक को ही छेदक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छेदक। कृंतक को ही छेदक भी कहा जाता है। यह भोजन को कुतरने का काम करता है। कौन, कृंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंफोराइजिंग का तात्पर्य है। क्या पूछा है, सेंफोराइजिंग का तात्पर्य है। वस्त्र, तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद क्या इफेक्ट होगा, रंग नहीं छोड़ेगा या फैलेगा नहीं या सिकुड़ेगा नहीं या खिंचेगा नहीं। तो सेंफोराइजिंग से क्या होता है, सेंफोराइजिंग क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि सेंफोराइजिंग क्या है। सेंफोराइजिंग जो है ये एक प्रकार की परिसज्जा है। क्या है, एक प्रकार की परिसज्जा है। तो सेंफोराइजिंग करने से क्या का तात्पर्य क्या है कि वस्त्र धुलने के बाद सिकुड़ता नहीं है। जिस वस्त्र पर सेंफोराइजिंग की परिसज्जा कर दी जाती है वह वस्त्र क्या होता है, धुलने के बाद भी क्या होता है, वह सिकुड़ता नहीं है। और यह कैसी परिसज्जा है, सेंफोराइजिंग यांत्रिक परिसज्जा है। सेंफोराइजिंग यांत्रिक परिसज्जा है। या जिस वस्त्र पर यह परिसज्जा की जाती है वह इस बात की गारंटी देता है कि वस्तु सिकुड़ेगा नहीं और इस परिसज्जा से वस्तु सिकुड़ता भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सराइजिंग परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है। किन वस्त्रों पर, मर्सराइजिंग परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है। ऊनी वस्त्रों पर या सूती वस्त्रों पर या रेशमी वस्त्रों पर या कृत्रिम वस्त्रों पर। तो किन वस्त्रों पर की जाती है मर्सराइजिंग की परिसज्जा, आप लोग बताइए जल्दी से। राइट आंसर इसका क्या होगा, सूती वस्त्रों पर। सूती वस्त्रों पर मर्सराइजिंग की परिसज्जा की जाती है। और यह कैसी परिसज्जा है, यह रासायनिक परिसज्जा है। सेंफोराइजिंग का हमने क्या बताया, वो यांत्रिक परिसज्जा है और मर्सराइजिंग रासायनिक परिसज्जा है। जैसे सूती वस्त्रों पर यह की जाती है क्योंकि जब सूती वस्त्र बनकर तैयार होते हैं तो उसमें क्या एक प्रकार का खुरदुरापन सा होता है और सतह समान नहीं होती। इसी कमी को दूर करने के लिए, खुरदुरापन और असमानता, सतह की असमानता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, मर्सराइजिंग किया जाता है। ओके, तो मर्सराइजिंग की परिसज्जा मुख्य रूप से किस पे की जाती है, सूती वस्त्रों पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व होते हैं। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व जो होते हैं वो किसके होते हैं। जैसे शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक क्या है, शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्ति का एक प्रकार है एंडोमॉर्फिक। तो एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व होते हैं दुबले और लंबे होते हैं या चिड़चिड़े होते हैं या प्रसन्नचित्त होते हैं या छोटे और मोटे होते हैं। तो एंडोमॉर्फिक जो व्यक्ति होते हैं वे छोटे और मोटे होते हैं
और ये शक्तिहीन और स्वभाव के क्या होते हैं, सरल होते हैं। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व छोटे और मोटे होते हैं और शक्तिहीन होते हैं। कैसे होते हैं, शक्तिहीन होते हैं और स्वभाव के ये सरल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है। चिकनाई के धब्बे यानी वसा युक्त जो दाग होते हैं, जैसे तेल का हो गया, घी वगैरह का हो गया, तो ये सारे जो दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रासायनिक विधि का या अवशोषक विधि का या घोलक विधि का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, चिकनाई धब्बे छुड़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, अवशोषक विधि का। किसका, अवशोषक विधि का प्रयोग करते हैं। और अवशोषक पदार्थ के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे फ्रेंच चाक आती है ना, उसको हम क्या करते हैं, चिकनाई युक्त धब्बों को छुड़ाने के लिए हम फ्रेंच चाक का, पिसी हुई खड़िया भी का पाउडर बना लेते हैं, उसका यूज करते हैं। मैदा का, टेल्कम पाउडर का, इन सभी का यूज का क्या करते हैं, चिकनाई युक्त धब्बों को छुड़ाने के लिए इन सभी का यूज करते हैं। उस पर इस पाउडर को फैला देते हैं और वो क्या करता है, अवशोषक का काम करता है। दाग को क्या होता है, चिकनाई को सोख लेता है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, अवशोषक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। शिशु जो होते हैं उनकी नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है, 70 से 80 होती है या 90 से 100 होती है या 100 से 120 या 120 से 150। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, शिशु के नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है, 120 से 50। डी वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन फोर्थ वाला वो राइट होगा। शिशु के नाड़ी की गति प्रति मिनट 120 से 150 बार होती है। और जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनकी नाड़ी की गति कितनी होती है, 72 होती है, यानी प्रति मिनट कितनी होती है, 72 बार होती है। और सोते समय शिशु की नाड़ी की गति कितनी होती है, 123.5 बीट्स प्रति मिनट होती है। रोते समय जो होता है उनका बीट्स जो होता है सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय क्या होता है, 218.5 बीट्स प्रति मिनट होता है। रोते समय शिशु की नाड़ी की गति बढ़ जाती है। तो इसमें क्या अभी पूछा, शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है, तो 120 से 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है। सरसों के तेल में किसका मिलावट किया जाता है, तिल के तेल का या आर्जिमोन के तेल का या मूंगफली के तेल का या सोयाबीन के तेल का। तो मूंगफली के ही तेल का ये सरसों के तेल में क्यों मिलावट करेंगे, कोई सस्ता तो है नहीं, ना ही सोयाबीन का ही तेल सस्ता है, ना तिल का तेल। तो किसका मिलावट किया जाता है, आर्जिमोन के तेल का मिलावट सरसों के तेल में किया जाता है। इसका प्रयोग करने पर पक्षघात और लकवा मार जाता है और इससे क्या होती है, सुस्ती सी बनी रहती है, बेचैनी सा होता है और धड़कन बढ़ने की बीमारी तथा कैंसर भी होने की संभावना रहती है। किससे, आर्जिमोन के तेल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। एक तत्व या ये भी लिखा रहेगा एक खंड का सिद्धांत किसने दिया या एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है या बकिंघम है या टर्मन है या अल्फ्रेड बिने है। तो कौन है एक तत्व कारक के सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने है। अल्फ्रेड जो है एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन। और त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है और बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है। अभी हमने जब कपास पढ़ाया था, जल्दी ही पढ़ाया है, तो आप लोगों को याद होगा कि कपास का रासायनिक नाम क्या है, फाइब्रोइन है या केरेटिन है
या सेल्यूलोज है, इसे सेल्यूलोज लिखा है, सेल्यूलोज होगा, या पॉलीमर्स है। तो कपास का रासायनिक नाम सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज होता है। ये क्या होता है? ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ? प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेल्यूलोज जो होता है ये रुई, लकड़ी, जूट आदि के मुख्य अवयव होते हैं और ये रुई में 90 से 95% सेल्यूलोज पाया जाता है। और सेल्यूलोज क्या होता है? यह अनाजों के कड़े आवरण में और सब्जियों के रेशे में सेल्यूलोज पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अनाजों के जो कड़े आवरण होते हैं उसमें और सब्जियों के रेशों में पाया जाता है। तो कपास का रासायनिक नाम क्या है? सेल्यूलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं, एकता या बल या लय या अनुपात। क्या पूछा है? चढ़ाव या उतार, यानी चढ़ाव, क्या पूछा है? चढ़ाव या उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं। ये चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार, तो क्या पूछ रहा है? इसका क्रम उत्पन्न करते हैं, एकता, बल, लय या अनुपात। तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर थर्ड वाला यानी लय होगा। ये उतार चढ़ाव का क्रम उत्पन्न करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। किसकी अधिकता से? फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? फ्लूरोसिस होता है, या कुपोषण होता है, या लेथरिज्म होता है, या एनीमिया होता है। तो फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। फ्लूरोसिस होता है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लूरोसिस नामक रोग हो जाता है। और ये क्या होता है? पीने का जो पानी होता है, तो पीने के पानी में जब फ्लोरीन नामक खनिज लवण की अधिकता हो जाती है तब यह रोग होता है। किस कारण होता है? पीने के पानी में फ्लोरीन नामक खनिज लवण की अधिकता के कारण क्या होता है? फ्लूरोसिस नामक रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है? दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं। देखते होंगे बहुत लोगों के दांतों पर क्या धब्बे पड़े होते हैं। और क्या होता है? दांतों में गड्ढे हो जाते हैं। उनके दांत जो होते हैं धब्बेदार होते हैं और उनमें गड्ढे हो जाते हैं। तो फ्लूरोसिस में क्या होता है? दांत धब्बेदार हो जाते हैं, दांतों में गड्ढे हो जाते हैं। और ये पीने के पानी में किसकी अधिकता से? फ्लोरीन नामक खनिज लवण की अधिकता से होता है। तो फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग क्या है? फ्लूरोसिस है। ओके, आई होप आज का पेपर आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। कितने क्वेश्चन आपके राइट गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।